एक और धमाकेदार से चैप्टर के साथ दैट इज योर सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक जो आपका मिथ बना हुआ है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो सवालों का लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो क्या सर इसके सॉल्यूशंस भी इतने बड़े होंगे? और सर हम कैसे सोच पाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा? तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं आज आपको और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक टावर पे खड़े हो दोस्त यहां पे, और यहां कोई कार आपकी जाती हुई गुजर रही है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, लेकिन आपके आई का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। तो अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का आपके अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथ मेंटर अभिनय, और आज को आप सभी के बीच एक बार से और एक और धमाकेदार से चैप्टर के साथ दैट इज योर सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो एओटी का पूरा मामला है आज हम जम के तोड़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल खुफिया तरीके से। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर को लेके जहां पे आप थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हो, उन सारी डिफिकल्टीज को आज दूर करने वाले हैं। एक जो आपका मिथ बना हुआ है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो सवालों का लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो क्या सर इसके सॉल्यूशंस भी इतने बड़े होंगे? और सर हम कैसे सोच पाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा? तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं आज आपको और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में होंगी। तो क्यों ना एक बार से और इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप प्रिपेयर किया जाए, या यूं बोले सर इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट मैपिंग की जाए। तो फटाफट से समझ लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, वो क्या होते हैं रिकॉल करेंगे, एक एक करके बारीक पॉइंट को समझेंगे, फिर सीधे पहुंचेंगे कि सर इसके एओटी को समझा जाए, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। तो एग्जैक्टली कहां कहां पे ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है ये यूज में आता है, या डे बाय डे लाइफ में ऐसी कौन कौन सारी सिचुएशंस आएंगे, रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो आएंगे जहां पे हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बच्चों बात करने वाले बहुत सारे ऐसे टर्म्स को लेकर जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे आपके इसी एओटी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, और पहुंच जाएंगे अगर मान लो कि सिनेरियो चेंज हो जाए। काफी बार ऐसा होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम आते हैं जहां पे ऑब्जर्वर मूव करने लगता है। तो सर जब भी हमारे पास कुछ ऐसा केस आएगा जिसमें ऑब्जर्वर मूव करेगा या मे बी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो, तो किस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो फ्रेम करेंगे। 90% आपका जो सवाल बनता है बेटा वो बन जाता है अगर आप एक सिर्फ रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हो, और वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रफ स्केच ड्रॉ कर पाए अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर सीधे पहुंचेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा भौकाली जिसका स्वैग अलग होने वाला है ऐसे सवालों को तोड़ने। तो ये आज के क्लास का कुछ फ्लो होने वाला है। चलिए वो पेज का इंतजार आपको बेसब्री से मिल हो रहा होगा, मुझे पता है कि सर जिस पेज पे आप एक ही पेज के अंदर इस पूरे चैप्टर की मैपिंग करते हो, कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है उसके बारे में एक फ्लो चार्ट से समझा देते हो। चलिए दोस्त समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या बातें थी। तो एप्लीकेशन पार्ट से हमें सीधा सा मतलब है कि सर रियल लाइफ सिनेरियो बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज कुछ ऐसे ही केसेस डिस्कस करेंगे जहां पे बच्चों हम जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा था, जो टीटी पढ़ा था यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और कहीं कहीं पे बहुत रेयर कहीं कहीं पे जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था उसको यूज करते हुए आज हम पाए जाएंगे। चलिए समझते हैं कि सर जो ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर ले पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी आपने बात किया था, तो आपने बोला था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अपने पास, टोटल जो रेशियोज है बेटा वो 6 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके सर इसी एओटी की कहानी को आसान कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेटा 90% सिचुएशन में जो मोस्ट रिपीटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज में आने वाला है दैट इज योर tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसी एंगल का, या कुछ कुछ केसेस में बेटा आपका साइन थीटा या कॉस थीटा, ये भी यूज में आ सकता है। तो ये मानकर चलना कि ये 90% केसेस में आपका यूज होने वाला है tan थीटा, और कहीं कहीं पे ये भी आपके कॉन्सेप्ट में यूज में आने वाला है। अब आप इस बात को सोच रहे होगे सर कहां पे कौन सा यूज में आएगा, ये कौन बताएगा? तो अगर आपने पीडब्ल्यू की ये क्लासेस ज्वाइन की हैं तो आपका ये कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी सवाल को सॉल्व करने में, ये दूर होने वाला है कि कब कब सर हमें tan थीटा यूज करना पड़ेगा या
कॉट थीटा भी काफी बार यूज में आ सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ चीजें हैं जो यूज में लेना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि लाल बट्टे कक्का होता भैया हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए, या यूं कहें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि सर ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक क्या बोलता है दोस्त कि सर यहां पे अगर रेशियोज की बात की जाए तो सबसे पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाता है सर साइन का, देन हमारे पास आता है कॉस का, देन हमारे पास आता है टैन का, देन हमारे पास रिवर्स रेसिप्रोकल रिलेशंस में आ जाते हैं कॉसिक, सेक एंड कॉट, सेक एंड कॉट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बातें निकल कर आ चुकी हैं जो हमें कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज में लेना है। ये कुछ कहानियां भी हिंदी मीडियम वाले छात्र लाल बट्टे कक्का से याद रख सकते हैं। लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, ऐसे कुछ चीजें जो होती हैं वो वर्ड उनको आई थिंक पता होगा कि कब क्या मैंने लिखा हुआ है। चलिए, ये पूरा का पूरा मामला अगर आपको समझ में आ गया हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसको यूज में लेने वाले हैं, तो चलिए थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि सर इस एओटी में क्या क्या बेसिक बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो कुछ फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टर्म है बेटा, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है बेटा, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है। कुछ ऐसे टर्म है जो हमें पता होने चाहिए, और वो टर्म क्या है बताता हूं एक एक करके। सबसे पहला जो बेटा आपका आता हुआ था लाइन ऑफ साइट। क्या आता दोस्त? लाइन ऑफ साइट। सबसे बड़ी जो चीज आती बेटा वो आती है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है? काफी बार आपको फ्लैट ऐसे वर्ड्स आपके सवालों में यूज किए जाएंगे कि लाइन ऑफ साइट ये है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी हम ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो आता है जहां पे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है तो इनके बीच में जो सीधी लाइन बनती है बेटा, दैट इज आवर लाइन ऑफ साइट। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। मान लो कि हवा में एक यहां पे भैया गुब्बारा उड़ रहा था, ऐसे समझो कि एक गुब्बारा उड़ रहा था और यहां से एक ऑब्जर्वर इस गुब्बारे को देख रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा दोस्त, दैट इज आवर लाइन ऑफ साइट, दैट इज आवर लाइन ऑफ साइट। अब आप खुद सोचो कि अगर ये ऑब्जर्वर कहीं खड़ा है, अगर ये ऑब्जर्वर मान के चलो यहां पे खड़ा है दोस्त, तो इस ऑब्जर्वर के आंख के लेवल से ये जो कुछ भी लाइन जाएगा, दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है कि सर अगर मान लो ये इसके लेवल पे देखा जाए तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल का लाइन कहलाएगा, और ये जो आपने बनाया ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के बीच का बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन जो इसको मिला है, वो लाइन हमारी कहलाती है बेटा क्या? लाइन ऑफ साइट। चलिए कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं, कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं। सर क्या सिर्फ यही चीजें होती है? नहीं दोस्त, इसके अलावा मैं बताता हूं कि लाइन ऑफ साइट हो गया, दूसरी चीज बेटा आपकी होती है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या दोस्त? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखना दोस्त, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट जितना भी एंगल बनाता है उसी को बच्चों बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना इंक्लाइंड बैठा हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऑब्जेक्ट जो है कितना इंक्लाइंड है। सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सर क्या सिर्फ यही चीजें होती हैं? और भी कुछ बेसिक बातें होती है। अगर आप यहां पे देखो कि कुछ हम फ्रीक्वेंटली यूज टर्म की बात करेंगे, जहां पे मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, कुछ रफ आइडिया देता हूं। लाइन ऑफ साइट होता सर, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, और उसको और कुछ वर्ड्स में जो बोलते हैं बच्चों वो भी मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि और क्या क्या वर्ड यूज होता है। सर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोला जाता है, और मैक्सिमम टाइम आपके जो सवाल बनेंगे बच्चों वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ना बोल के बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेगा दोस्त? एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना एलिवेटेड है, ये वर्ड बार बार यूज करेगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर हमने सुना था एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। सर इसको तो सुन के हमें डिप्रेशन हो जाए। जिस तरीके से आपने ऑब्जर्वर के लिए एक ये हमारा लेवल बनाया हुआ है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते, हॉरिजॉन्टल, यहां पे मैं आगे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं हॉरिजॉन्टल। तो जिस तरीके से आपने ऑब्जर्वर के आई लेवल पे ये लाइन ड्रॉ की है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बोला है,
सेम तरीके से अगर ऑब्जेक्ट के लिए भी एक हम लेवल ड्रॉ करें दोस्त, एक लेवल ड्रॉ करें, तो ये भी सर हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। तो इस लेवल से अगर मैं देखो यहां पे सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट पे बैठ के मान लो ऐसा होता, ऑब्जेक्ट अगर मान लो होता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाता, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो ये लाइन ऑफ साइड बनती है बच्चों, ये हमारा कहलाता है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी सिंपल सा फंडा हो गया दोस्त, क्या कि अपने पास अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो हम अपने आई को थोड़ा इंक्लाइन करके ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सो दैट इज आवर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या थोड़ा एलिवेटेड करना पड़ रहा है अपनी नजर को। आप खुद सोचो कि यहां ये हमारा जो लेवल है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखना पड़ा तो सर ये हमारा आई साइट ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना आप ऊपर एलिवेट कर रहे हो दैट इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यही कहानी मान लो आप ऊपर खड़े हो एक टावर पे खड़े हो दोस्त यहां पे, और यहां कोई कार आपकी जाती हुई गुजर रही है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, लेकिन आपके आई का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। तो अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। आई होप मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में आई होगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होने वाला है और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होने वाला है। ये बेसिक बातें अगर क्लियर हो गई हो, मैं थोड़ा साइड होता हूं, देख लीजिएगा दोस्त, तो ये बेसिक बातें अगर क्लियर हो तो समझते हैं कि और क्या क्या चीजें यहां पे सर हमारे पास समझने के लिए है, थोड़ा और डिटेल में तोड़ने के लिए। चलिए, तो इसका यूज जो होता है बेटा, उस यूज को भी समझ लेते हैं कि सर मेजर जो यूज होता है उसका यूज कहां कहां पे होता है। तो अभी तक हमारे पास जो निकल कर आया दैट इज लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ना बोल के मोर टू द मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा बार बार, क्योंकि यही वर्ड यूज होने वाला। एंगल ऑफ एलिवेशन में बोल देता हूं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देता हूं, और जो आखिरी चीज था दैट वाज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अगर ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, लेकिन ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यही छोटा सा फंडा आपको समझना था, सोचना था। सर और क्या क्या बातें हो सकती है? तो जैसा कि ये पूरा हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके सीधे एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं कि मेजरली इससे डील कैसे करेंगे सर, क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट होता है। चलिए, पहला चीज जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों उसको समझते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा यूज होता है दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा यूज होने वाला है, और ये किस तरीके से होने वाला है इसको समझते हैं। मेजर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बच्चों वो बनते हैं आपके कि मानकर चलो कि एक ऐसे पोल खड़ा है भैया, एक यहां पे पोल है भैया, और ये पोल जो होगा ग्राउंड लेवल से हमेशा पता है कि बेटा ये अंडरस्टूड होगा कि ये 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। पोल तो ऐसे टेढ़ा खड़ा होगा नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो ये हम अंडरस्टूड रखेंगे कि ये 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। काफी बार ऐसा होगा सवाल बोलेगा कि इस पोल का जो टॉप पॉइंट है उससे ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री भैया, 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके फुट से, इसको फुट बोला जाएगा, इसको फुट बोला जाएगा, इसको टॉप बोला जाएगा, बोलेगा काफी बार बोलेगा किसके फुट से x मीटर पे है, तो पोल की हाइट बताइए, पोल की हाइट बताइए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इस वाले कहानी में इस एंगल के लिए ये तो बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की कहानी किसमें सबसे ज्यादा बार रिपीटेड चल रही है, दैट इज आवर टेंजेंट ऑफ एनी एंगल यानी tan थीटा। तो मेजर टाइम पे गेम पलटेगा, क्या सीधे लगा देंगे क्या, tan थीटा जो गुरुजी हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन x। x ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो h की वैल्यू आप बड़े प्यार से इस तरीके से निकाल सकते थे। तो ये पहला इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ज्यादातर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए दूसरी चीज समझ लेते हैं कि सर अगर मान लो कि ये ना पूछ के कुछ और पूछे, दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं कि सर मेजर टाइम ये भी होता है कि हमारे पास दो पोल दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और है, मान लो अल्फा दे दिया बेटा, इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, बोलेगा कि ये हमारी लेंथ भैया हाइट h है और ये कैपिटल H है, इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो इनके बीच में मान लो अगर ये चीज पता है तो इसकी हाइट बता दो। तो ये दूसरा एप्लीकेशन पार्ट आ गया बेटा, ये दूसरा आ गया जहां पे एक नहीं दो दो पोल होते। तो ये भी अभी तक हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का केस नंबर सेकेंड है। तो ये हमारा ले जाइए भैया केस वन, पहला केस।
ये हमारा आ जाता है बेटा केस सेकेंड, क्या आ जाता है दोस्त, केस सेकेंड आ जाता है। ठीक है सर, तो इस तरीके से मल्टीपल केसेस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। सर और कैसे कैसे प्रॉब्लम आएंगे, एक बार रेप्लिका उसका बता दो, थोड़ा एक रफ आइडिया दे दो। और क्या यहां पे भी हम देखो, अगर आप दिमाग लगाते तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाता सर, ये हो जाता कैपिटल H अपॉन एक्स। तो अब देखना, दिमाग बस लगाने की देरी है क्या, कि x इस वाले पोर्शन में भी कॉमन आएगा। tan ऑफ बीटा कितना हो जाता दोस्त, ये हो जाता स्मॉल h अपॉन एक्स। अब देखना दोनों जगह अगर x है तो क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, क्योंकि अल्फा और बीटा गिवन है, स्मॉल h गिवन है, तो कैपिटल H निकाला जा सकता था। तो ये भी टेक्निक याद रखिएगा कि कब कहां पे क्या क्या चीजें एलिमिनेट करना पड़ सकता है। मैं वैसे कुछ सवाल करके जरूर दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या कहानी बन रही है। देखो इसके अलावा कुछ बातें और जो आपको समझनी है वो सुनना क्या है, की पॉइंट कुछ होता है बेटा, कुछ कुछ की पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि की पॉइंट्स और क्या क्या हो सकते हैं इस चैप्टर को लेके। तो की पॉइंट्स की अगर बात करें बच्चों, तो एक चीज हमें अंडरस्टूड है, वो क्या है कि सर अगर मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल हमारे पास है वो इस एंगल के बराबर होता है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन काइंड ऑफ एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होगा दोस्त, ये वाला जो एंगल होगा सर, ये वाला, वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखना खूबसूरती इस कॉन्सेप्ट की कि अगर मान लो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट हो और यहां पे आपका ऑब्जर्वर हो, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्या बनता है बेटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है दोस्त, देखिएगा। हां सर, और अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो मेजर टाइम काफी बार ऐसा होता है दोस्त कि आपके सवालों में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, जिसको हम यूज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के फॉर्म में। ये चीज भूल मत जाना कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है और ये वाला लेंथ दिया बेटा, अगर मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है और अपने पास लेंथ कौन सा है, सुनना, ये वाला मान लो लेंथ है, ये वाला लेंथ है और ये वाला डिस्टेंस है। तो अब ये मत समझना कि सर ये वाला एंगल अगर मान लो 30 था तो ये 30 आया कहां से, क्योंकि सिंपल फंडा सर, पैरेलल लाइन में अगर दो लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। इसी वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर हो जाता है। और इस पूरी खूबसूरती को मैं काफी क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा एक और केस बन गया बेटा, जहां पे इन पूरे सवालों को हम इस तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, तोड़ेंगे। चलिए अब यार थोड़ी बातें कर लेते हैं और थोड़ा एडवांस चलते हैं। एडवांस क्या चलते हैं दोस्त, कि अगर मान लो सर इस पूरी कहानी में कुछ ऐसा हो कि ऑब्जर्वर मूव करता हुआ पाया गया, अगर मान लो इस पूरी कहानी में ऐसा हो कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग, अगर ये घूम रहा है, नहीं समझ में आया सर ये क्या बात आप बोल रहे हो, ये थोड़ा डिटेल में एक बार आप बता दो ना। चल इसको मैं समझाता हूं बेटा कि मैं क्या लिख रहा हूं और इसका मतलब क्या है, सुनना। मानकर चलो कि अपने पास एक हमारे पास पोल था और एक हमारे पास क्या था भैया, यहां पे कार था, एक कार था। कार मानकर चलो कि T1 टाइम पे या किसी टाइम पे इसके टॉप से एंगल अल्फा बना रहा था, इसके टॉप से एंगल कितना बना रहा था दोस्त, अल्फा बना रहा था। अब बोलेगा आपसे कि यही कार मूव करते करते 5 सेकंड बाद एंगल जो है बीटा बना लिया। क्या मैंने बोला दोस्त कि 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया और एंगल बीटा बना लिया। तो बोलेगा कि कार कब तक इसके फुट तक पहुंचेगी, या कार की स्पीड क्या है, अननोन जो होगा बेटा वो मैं बता देता हूं। क्या, या तो आपसे स्पीड पूछ लेगा या तो बोलेगा कार फुट तक कब पहुंचेगी, यहां तक कब पहुंच जाएगी, ये कार मूव करते करते यहां पे कब पहुंच जाएगी। तो इस तरीके के कुछ सिचुएशंस होंगे। इसके अलावा और कैसा होगा दोस्त, ऐसा होगा कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा था तो बोलेगा कि भैया यहां पे एक पॉइंट या यहां पे वो जो होता है ना मेजरिंग वाला स्टोन, तो मेजरिंग स्टोन से बोलेगा कि ये एंगल अल्फा क्रिएट कर रहा था, अभी एंगल अल्फा क्रिएट कर रहा था और एरोप्लेन मूव करते 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 15 सेकेंड में यहां पहुंच गया और एंगल अब क्रिएट कर दिया बीटा। तो बोलेगा एरोप्लेन की स्पीड बता दो। तो ये सारा गेम चलेगा बेटा स्पीड को लेकर।
यानी अब हमारे पास क्या हो रहा है दोस्त कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और मेजर टाइम देखा जा रहा है कि सर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। तो मूव के केस में जो बेसिक सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, दैट इज आवर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पे हमारे पास अगर डिस्टेंस पता है तो भैया यहां पे मेजर टाइम में जो पूछेगा कितने टाइम में वहां पे कवर करेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लगा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फिजिक्स के फंडे लगेंगे दोस्त इस आज एओटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो यार, ऊपर ऊपर की बातें तो हो गई, हमने इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लिया, लेकिन सर जब तक सवालों की प्रैक्टिसिंग नहीं तब तक सर मजा कहां आने वाला है। तो चलिए भैया, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड होता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तोड़ते हैं इस सवाल के पूरे पूरे फंडे को, कि अगर मान लो सवालों में जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को लगाना पड़े तो सर उसको कैसे समझेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात किया था बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में, तो क्या बोला था कि सर जहां पे एंगल की बात आएगी, सिंपल सा फंडा कि उस एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाता था। उस एंगल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड को हमेशा बेस बोला जाता था। अब इसके बाद से सर आपने एक छोटा सा फंडा बताया था, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पे मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ये फंडा मैंने बताया था दोस्त। अगर आप ये छोटा सा ट्रिक याद रखे होगे तो आपको पता है कि पहला वाला रेशियो होता है बेटा आपके साइन के लिए, दूसरा रेशियो होता है आपके कॉस के लिए, और तीसरा होता है आपके टैन के लिए। और अगर ये तीनों याद हो गया तो इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास नीचे से निकल कर आता है, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो समझते हैं कि सर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आई होप मेरे दोस्तों आपको पहले से ही आता होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय देने की जरूरत है। सीधे पहुंचते हैं दोस्तों कि एओटी का क्या मतलब है, सिंपल सा फंडा बता दो सर। बहुत सारे सिचुएशंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कहां कहां पे हमारे पास एओटी मिलता है, हाइट एंड डिस्टेंस, एरोप्लेन मूव कर रहा है तो वहां पे आप खुद सोचो कि हमारे पूरे सौरमंडल में कितने सारे एरोप्लेन्स, कितनी सारी चीजें फ्लाई करती हैं। कभी आपने ये दिमाग लगाया, कभी सोचा है कि सर ये एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं है? बहुत सिंपल सा फंडा है, क्यों टकराती नहीं भैया? क्योंकि जब भी ये एरोप्लेन्स या हवाई जहाज जो कुछ भी है हवा में उड़ रहा है वो मूव करता है, तो भैया वहां पे कोई रास्ता नहीं बना है, वहां पे रास्ता नहीं बना है। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो उनकी ट्रैजेक्टरी जहां जहां जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट से जनरेट होने वाले लोकस पाथ या ट्रैजेक्टरी को मेजर किया जाता है। और मेजरमेंट के टाइम कुछ कुछ बेसिक चैप्टर्स की यूज में लिया जाता है, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री को यूज में ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर को यूज में लिया जाता है, और भी बहुत सारे फंडे हैं जहां पे इस पूरी कहानी को सुलझाया जाता है। यानी एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो हमारा पूरा का पूरा एक सेटअप बना हुआ है, वो ऐसा कुछ काम करता है। तो ये आपका एओटी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा सिनेरियो समझाता हूं दोस्त, कि मान लो आपका घर यहां पे है, आपका घर यहां पे है, और आपके घर के जस्ट बगल से एक प्यारी सी नदी बह रही है दोस्त, और नदी के इस साइड पे एक मानकर चलो टेंपल है। इस टेंपल के स्टेयर्स पे आप समझो कि यहां पे स्पैमर बैठा हुआ, बंदर के शकल में, बंदर के शकल में स्पैमर बैठा हुआ। आप यहां अपने छत से, आप अपने यहां छत से भैया अपने छत के रेलिंग पे खड़े हो, छत के रेलिंग पे खड़े हो यहां पे, और आप यहां से बंदर को देख रहे हो, आप यहां से बंदर को देख रहे हो। बंदर बहुत भूखा प्यासा लग रहा है भैया, बंदर मतलब ये वाला बैठा हुआ स्पैमर बहुत भूखा प्यासा है, किस चीज का? हाय रितिका कैसी हो, हेलो सोनम कहां से हो, जी अब बनोगी। तो ऐसा वाला भूखा प्यासा है, और यहां से बेचारी रितिका देख रही है। चलिए, तो बात यह है कि अब ये रितिका को इससे मिलना है या इसको इससे मिलना है। बंदर को ये पता है, बंदर को ये पता है कि ये नदी की चौड़ाई नापनी है, कि भैया नदी छलांग कर जाएंगे तो भैया धीरे धीरे रितिका के घर तक पहुंच जाएंगे। हमारे को पता है ये बात। तो ये हमें पता ही नहीं कि ये चौड़ाई है कितनी। लेकिन सोचो, क्या रितिका को अपने घर का हाइट पता होगा? हाँ सर, या जो भी हो, एक्स वाई जेड, जो भी हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वर हो, उसको अपने हाउस की हाइट पता है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर मान के चलो पता हो, तो भैया ये वाली चौड़ाई भी बड़े मस्त तरीके से बिना पानी में कूदे भैया निकाला जा सकता है। और सर ये तो स्पैमर है, भैंस वाली बुद्धि है गुरुजी, गैल भैंसिया पानी में।
चलो, तो बहुत सारे केसेस आएंगे दोस्त कि एक पोल है सर, एक इसके ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, सर इसकी हाइट बता दो अगर ये पॉइंट x मीटर दूर है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारी ऐसे बारीक पॉइंट्स आएंगे जहां पे हम इसी एओटी को यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज में लेने वाले हैं। चलिए अब कुछ बेसिक बातें जो हम समझ लेते हैं, क्या है दोस्त? सर यहां पे कुछ कुछ बेसिक बातें, जैसे कि आपने बोला कि ये जो हमारा ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो लाइन बन रही है उसी को लाइन ऑफ साइट। अरे लाइन क्यों बन रही है? इस चिलमन से ये ताके, इस चिलमन से ये ताके, लगा दो आग चिलमन में, ना ये ताके ना वो ताके। भैया ताकना मतलब देखना होता है, भोजपुरी में ताकना बोलते हैं, निरेखना भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो यहां पे देखो यार, ये वाला इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है भैया, इसी को लाइन ऑफ साइट, मतलब जहां से नजरें मिल रही है भैया, लाइन ऑफ साइट। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो अब ये बोला गया कि इसके लाइन ऑफ साइट से आई के लेवल से भी, आई के लेवल को हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। सेम वे में देखो भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने एक्सप्लेन किया, लिखा भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal। भैया लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है वही हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाती है। इन द सेम सेंस अगर मान के चलो कि ऑब्जर्वर किसी हाइट पे बैठा हो और नीचे की तरफ देख रहा हो, नीचे की तरफ देख रहा हो, ये बात मैंने ऑलरेडी समझा दिया था दोस्त, क्या कि जब नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा दोस्त, तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो भैया यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब झुकाव, कुछ कोण का झुकाव, कुछ कोण का झुकाव, तो भैया यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनेगा कि अगर ऑब्जर्वर यहां पे हो और कुछ नजरें झुका के नीचे की तरफ देखना पड़े तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दोस्त। और बताया था कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम हो जाते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां मैं पैरेलल लाइंस बना चुके। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं, यहां से सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। बहुत बढ़िया, बोला है दोस्त कि ये हमारा एक टावर है और इस टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट से, अगर यहां से लिखा भैया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, भैया टावर के टॉप को अगर यहां इस पॉइंट से देखा गया तो वी गॉट एंगल ऑफ एलिवेशन एज अ 60 डिग्री। नाउ दे आर आस्किंग फॉर व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ टावर, so let us calculate। so for understanding this scenario, let us draw a rough sketch of this scenario and how it would be going to draw। let us draw। मान लेते कि ये हमारा टावर होता तो भी इस टावर का नाम दे देते कि let us consider this tower is AB, और इसके फुट बी पॉइंट से अगर बोला गया कि 15 मीटर की दूरी पे यहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, so let us assume that observer is standing at the point C। now it is given that कि ऑब्जर्वर के आई पे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोस्त, वो बन रहा है 60 डिग्री। क्या कहीं से भी यहां पे बेटा बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी, क्योंकि टावर बिल्कुल हमारा वर्टिकली खड़ा होता है ग्राउंड लेवल से। ये हमारा ग्राउंड लेवल है दोस्त, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से ये कैसा स्टैंड होगा बेटा? स्टैंडिंग वर्टिकली। ये हमेशा ऐसा ही होता है गुरुजी कि हमेशा वर्टिकली स्टैंड करते हैं, स्टैंडिंग वर्टिकली। ये बात समझ में आई बेटा? टावर कैसे स्टैंड है भैया? टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली, ये भी बात हम लिख देते हैं भैया। चलो अब यहां पे आप खुद दिमाग लगाओ कि ये वाला साइड, ये एंगल पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर के बारे में पूछ रहा है, लाल बट्टे कक्का से दिमाग लगाइए भैया, tan को ही खेलना पड़ेगा। tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये मान लेते हैं कि हाइट h होती दोस्त, चलिए फटाफट से लगा देते हैं, √3 इक्वल टू h अपॉन 15। यस सर, h की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई, क्या? 15√3। अगर सारा गेम मीटर में चल रहा है तो सर यहाँ पे भी मीटर में चलेगा। क्या गेम मीटर में है? यस, तो ये भी हो जाएगा मीटर में। यानी सर एओटी का खूबसूरती यहाँ पे दिखने लगा हमें। अब देखो यार, ये तो बहुत बेसिक लेवल का सवाल हो गया, थोड़े सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। देखते क्या लिखा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। भैया एक सीढ़ी जो है 15 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी जो है भैया 15 मीटर लंबी है,
एक मानकर चलो ऐसी सीढ़ी है, एक मान के चलो कि ऐसी सीढ़ी है बेटा, और ये सीढ़ी कितनी लंबी है? 15 मीटर। और बोला है कि ये एक वर्टिकल वॉल के टॉप तक पहुंच जाती है। इफ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल। बहुत बढ़िया, खेल गया गुरुजी। यहां पे बोला कि इस वॉल से ये कुछ एंगल बना रही है दोस्त। कितना एंगल बना रही है? ऑलरेडी गिवन है, एंड दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री इस वॉल से बना रही दोस्त। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। भैया इस वॉल की हाइट अपन को कैलकुलेट करके देनी है। अब थोड़ा दिमाग लगाना दोस्त। क्या दिमाग लगाना है? सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा दोस्त? सर इसके एडजेसेंट में है तो बेस हो जाएगा। हमारे पास फंडा क्या होता है भैया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब आप खुद डिसाइड कर लो दोस्त, खुद डिसाइड कर लो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना सबसे ज्यादा इजी होगा। क्या हम कॉस थीटा को लगा दे, काम बनेगा? क्योंकि ये खेल रहा है बेस और हाइट में। या अगर कॉस का उल्टा सेक भी लगाते तो काम चलता। तो क्या आपका दिमाग बहुत क्रिस्टल क्लियर ये सोच पा रहा है दोस्त कि हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहां पे पिक करना है? जैसी रिक्वायरमेंट वैसी सोच रखनी पड़ेगी। हर बार tan थीटा से काम नहीं चलेगा। मैंने बोला था कि 99% केसेस में tan थीटा काम आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हमें यूज में लेना पड़ेगा। और यहां पे हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड को यह समझाना पड़ेगा कि जरूरत क्या है और पहुंचना क्या पे। इस एंगल के लिए एडजेसेंट मतलब बेस का काम, इस एंगल के लिए हमारी लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो भैया सीधा सा फंडा क्या? cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा मतलब बेस चाहिए अपन हाइट के बराबर है, और हाइपोटेन्यूस अपने पास है बेटा 15। cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2 हो जाएगा h/15। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई दोस्त? 15/2। यानी सर ये अगर मीटर का गेम चल रहा है तो सारा मीटर में होगा। सो दिस वुड बी 7.5 मीटर। क्या ये बात समझ में आई दोस्त कि कैसे हम हाइट को निकाल पाए और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां पे यूज करनी है? ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, यही मैं बार बार आपको ये बात फील कराना चाहता था। एक और सवाल देखते हैं बेटा, क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। चलिए, मान लो कि हमारे पास एक मकान था बेटा, एक मकान था जो कि 20 मीटर हाई था। क्वेश्चन में समझना क्या दिया, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। एक ट्रांसमिशन टावर है भैया, ये वाला, ये ट्रांसमिशन टावर है। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या दोस्त? एक ट्रांसमिशन टावर है। ये मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रांसमिशन टावर होता है। तो बोला है आगे सवाल में देखना क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भैया इसके ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। कितना दिया है दोस्त? सुनिएगा, लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है सर, ये हमारे पास छोटी बॉटम है तो बॉटम का एंगल छोटा होगा 45 डिग्री, थोड़ा कम झुकाव पे देखना पड़ रहा है। ये ज्यादा होगा दोस्त, ये ज्यादा होगा, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पूछा क्या? सुनना, हमारे पास पूछा है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर है, ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर है, इसकी हाइट कितनी होगी? अब एक बात बताना मेरे चैंपियंस, क्या आपको कहीं से भी सवाल में दिया है कि इसके फुट से ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस? नहीं सर जी। तो इसको अज्यूम कर लेंगे x के बराबर। अब ये मैं वर्ड्स में लिख नहीं रहा हूं, ये आप खुद से लिखिएगा दोस्त। मैं यहां पे दिखा दिया कि हमारे पास अननोन है, सो यू हैव टू राइट इन द योर कॉपी लाइक let us assume that the distance of the point from the foot of the building is x meter and length of transmission tower is h meter। अब यहां पे दिमाग लगाओ, दो अननोन पैरामीटर, तो दो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए। एक एक करके मैं फटाफट से यहां पे दिखाता हूं। पहला सिचुएशन जो आपको दिख रहा होगा दोस्त, वो ये वाला दिख रहा होगा, आप देखिएगा। पहला सिचुएशन जो आपको दिख रहा होगा वो आपको ये वाला दिख रहा होगा, अगर आप नोटिस करो तो। हां सर। दूसरा सिचुएशन जो आपको दिख रहा होगा दोस्त, वो ये वाला दिखेगा, याद रखिएगा, ये वाला दिखेगा दोस्त। क्या
यहां पे x है और ये 20 प्लस h होगा क्योंकि पूरे ऊपर तक की हाइट है सर, ये 20 प्लस h होगा। नोटिस करिएगा दोस्त, ये दो सिचुएशंस आपको दिख रहे होंगे बहुत क्रिस्टल क्लियर कि अगर इसके बॉटम वाले से ट्रायंगल बनाया जाए तो ये वाला ट्रायंगल, अगर इस पूरे को लेकर ट्रायंगल बनाया जाए तो ये वाला ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो कि ये मैंने ट्रायंगल कहां से कौन सा जनरेट किया, सुनना। ट्रायंगल कौन सा जनरेट किया दोस्त, सुनना। चलिए, ये ट्रायंगल जो मैं जनरेट कर रहा हूं वो मैं बताता हूं एक एक करके। पहला जो ट्रायंगल मैं जनरेट कर रहा हूं बच्चों वो ये वाला देखना, ये पॉइंट लिया, ये वाला पहला ट्रायंगल जो जनरेट कर रहा हूं बेटा वो मैं ये वाला कर रहा हूं। तो मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ये वाला मैंने ट्रायंगल जनरेट किया दोस्त, ये हमें पता है x है, ये हमें पता है 20 मीटर है और ये हमें गिवन है दैट इज आवर 45 डिग्री। अच्छा, दूसरा वाला जो ट्रायंगल जनरेट करने जा रहा हूं दोस्त वो ये वाला, ध्यान दीजिएगा, वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो दूसरा वाले को भी मैं बना देता हूं दोस्त। दूसरा मैं ये वाला कर रहा हूं, ये x है, उतना ही लेंथ है, उतना ही लेंथ है जितना पहले था, उतना ही लेंथ है। चलिए लेंथ थोड़ा छोटा दिखा देता हूं, मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा तो चलिए छोटा दिखा देता हूं। ये भी x है लेकिन ये पूरा पूरा कितना होगा, 20 हमारे सर बिल्डिंग की हाइट और h हमारे ट्रांसमिशन टावर की हाइट और ये एंगल 60 डिग्री। आपको नहीं लगता कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच खेल रहा है? हाँ सर, तो दो हमारे पास दो बार tan थीटा लगेगा दोस्त। अगर मैं यहां पे tan थीटा लगाऊं सो दिस वुड बी tan 45 डिग्री इक्वल टू h बाई एक्स, या सॉरी 20 बाई एक्स। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, 1 इक्वल टू 20 बाई एक्स, या x की वैल्यू सर हमारे पास 20 मीटर बड़े प्यार से आगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो पॉइंट जो है इसके बॉटम से या इसके फुट से 20 मीटर की दूरी पे। सेम हमारा फंडा यहां पे लगाते हैं दोस्त, tan ऑफ 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज 20 प्लस एच, दैट इज 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना हो जाएगा दोस्त, √3 इक्वल टू 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना बेटा 20, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो सर हमारा सारा गेम पलट जाएगा। अब हमारा जो गेम होगा वो हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच, या यूं कहें सर h की जो वैल्यू आएगी, हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20√3 माइनस 20, या यूं कहें सर दिस वुड बी 20√3 माइनस 1। क्या सर हम अपना जवाब बोर्ड एग्जाम लिखते समय सिर्फ इतना छोड़ सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। अगर आपके यहां पे लिखा हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.732 ले लो तो आप ले लीजिएगा। अगर यहां तक भी पहुंच जाते हो दोस्त फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी लोड मत लेना। चलिए एक और सवाल समझते हैं। A statue 16 मीटर लॉन्ग स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रल। अगेन सेम पैटर्न की सवाल है बेटा, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं इसका एक रफ फिगर बनाता हूं कि एक पेडेस्ट्रल है भैया, एक पेडेस्ट्रल है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कि रोड के साइड में आप देखते होगे कि कुछ ऐसा पिलर बना होगा, पिलर के ऊपर कुछ मूर्तियां कुछ रखा होगा। तो यहां पे बोला एक पेडेस्ट्रल है और बोला कि ये 16 मीटर लंबा है। कितना बेटा, 16 मीटर लंबा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ, एक मिनट, और स्टैच्यू, वेट, स्टैच्यू 16 मीटर लंबा है जो पेडेस्ट्रल के ऊपर है। मान के चलो ये स्टैच्यू है दोस्त, ये स्टैच्यू है कुछ, ये 16 मीटर लंबा है और एक पेडेस्ट्रल के ऊपर रखा गया। किस पे रखा गया दोस्त, पेडेस्ट्रल के ऊपर रखा गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भैया ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। ऐसा कुछ दोस्त, ऐसा कुछ सीन हो रहा होगा, देख लीजिएगा। सीन कुछ ऐसा होगा कि ये 60 डिग्री बन रहा है भैया इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल तो ये सर और इसका टॉप ये है, ये हमारा बन रहा है बेटा कितना, 45 डिग्री। देखते हैं क्या लिखा है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल। अरे सर पिछली बार में नीचे वाला दिया था, ऊपर वाला निकालने के लिए बोल दिया था। इस बार गेम पलट दिया सर, इस बार ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाला निकालना, इसको एक्स मान लो, खत्म कहानी। वही पुराना घिसा पिटा फंडा बेटा, बिल्कुल घिसा पिटा फंडा। चलिएगा होमवर्क में ले जाइएगा, कुछ अच्छे सवाल होंगे तो मजा भी आएगा यार। सवाल यस, चलो कुछ तो मिला मुझे लगता है। ये प्रूफ वाले सवालों को समझते दोस्त, काफी बार ऐसा परेशान करता है। प्रूफ वाला सवाल समझते क्या है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली एबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक एरोप्लेन है भैया
जो एक हॉरिजेंटल प्लेन के जस्ट ऊपर मान के चलो ऐसा कुछ है। सर एरोप्लेन है कि क्या, ये क्या बना दिया सर आपने, उड़ता हुआ चिड़िया बना दिया सर आपने। तो चलो मान के चलो कि एरोप्लेन है दोस्त। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कि सर ये हमारे ग्राउंड लेवल पे हॉरिजेंटल लेवल पे 2 हमारे पास किलोमीटर स्टोन है भैया। ऐसे मानकर चलो कि ये किलोमीटर स्टोन है, तो किलोमीटर स्टोन कितने दूरी पे होते हैं, 1 किलोमीटर पे सर, 1 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। ये बात हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, और यहां पे लिखा गया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन आर फाउंड। भैया एक दूसरे के एरोप्लेन के अपोजिट, एक इधर है तो एक इधर है, ये बात क्लियर कर दिया गया, लिखा भैया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 consecutive किलोमीटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर फाउंड अल्फा एंड बीटा। सर क्या मतलब है, समझाता हूं कि इस एरोप्लेन से एक इस साइड मान के चलो कि इस साइड अगर मान लो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है, तो इसके अपोजिट में इसी पॉइंट से भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन इस किलोमीटर का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो सर हम यहां से देखेंगे ये हमारा बीटा बोला हुआ बेटा, कितना बोला, बीटा बोला हुआ है। तो बोला है कि फिगर आउट करो कि इस वाले लेवल से, इस वाले ग्राउंड लेवल से हॉरिजेंटल लेवल से, बेटा कहां से, हॉरिजेंटल लेवल से, इस हॉरिजेंटल लेवल से एरोप्लेन की जो हाइट है वो इतना कुछ है। चलिए भी इस बात को समझते हैं कि यही हमारी हाइट होगी सर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हाइट कहलाती है। चलिए मान लेते कि हाइट h हो जाती। अब क्या किया जाए, मैंने समझाया था दोस्त, मैंने क्या समझाया था सुनना, मैंने समझाया था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही खींचा गया। तो अगर ये हमारा बीटा है तो इन द वेरी सेम सेंस कैन बी राइट एज अ बीटा। यस सर, अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये एंगल हमारा अल्फा है, सो कैन आई राइट दिस एंगल एज अ अल्फा। सर एब्सोल्युटली यू कैन। चलो भैया अल्फा और बीटा को तो मैंने यहां पे मार्क कर लिया, कैसे मार्क किया बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का गेम लगाकर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सारा गेम चला हुआ है कि अगर ये बीटा तो ये भी बीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था उसको सर दिमाग लगा के आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा कन्वर्जन ले लिया। अब क्या किया जाए सुनना, अगर आप लॉजिकली सोचो तो अपन के पास इस 2 टाइप के ट्रायंगल मिल गए दोस्त, एक ट्रायंगल शेप यहां से और एक ट्रायंगल शेप यहां से। दोस्त देख लीजिएगा, चलिए एक बार और अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूं। ये 2 टाइप का ट्रायंगुलर शेप मिल गया। अगर आप अच्छे से देखो तो यहां पे हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास हाइट h है, ये हमारे पास हाइट h है और ये एंगल बीटा है। क्या इसके अलावा कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। और आप दिमाग लगाना कि जितने अननोन होते हैं दोस्त उतना ही सिचुएशन क्रिएट होता है। सर अभी तक जो अननोन है वो हमारे पास हाइट है, क्योंकि अल्फा बीटा तो दिया गया, अल्फा बीटा के फॉर्म में निकालना है। एक ही अननोन हमारे पास h है, तो एक और एक्स्ट्रा अननोन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दिमाग लगा लेता हूं क्या, कि मान लेता हूं कि यहां पे ये जो डिस्टेंस है x के बराबर है, तो 1 किलोमीटर का टोटल गैप था, सो दिस वुड बी 1 माइनस x। बताइएगा ये बात आपको अच्छे से समझ में आया क्या, कि अगर ये टोटल ही 1 किलोमीटर है और भैया आपने इतनी डिस्टेंस को x लिया है, तो भैया ये 1 माइनस एक्स तो गारंटीड होगा, कोई इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, कोई शक वाली बात है ही नहीं। चलिए फटाक से यहां पे tan अल्फा लगा लीजिए दोस्त। tan अल्फा लगाओगे तो क्या हो जाएगा सुनना, h अपॉन x हो जाएगा गुरुजी। पहली चीज जो अभी तक हमने निकाला दोस्त, देखिएगा इतनी सी चीज हमने निकाल ली। सेम वे में बेटा यहां पे tan ऑफ बीटा अगर लगा लेते हो तो ये कितना दे देगा सर, ये दे देगा h अपॉन 1 माइनस एक्स। दूसरी चीज आ गई, क्या कहीं से भी हमें x की रिक्वायरमेंट है, नहीं सर, हमें तो हाइट पूछ रहा है। क्या इसमें कहीं से भी x के बारे में कुछ है, नहीं सर, तो क्यों ना यहां से x को एलिमिनेट करें, यहां से भी x को एलिमिनेट करें। तो अगर दिमाग लगाओ, अगर यहां से हो जाता, अगर ये 1 माइनस एक्स को यहां लाता, सो दिस वुड बी h अपॉन tan बीटा। बताना इतनी सी बात होती कि नहीं। अगर मैं यहां से दिमाग लगाता तो x की वैल्यू कितना ले लेता बेटा, सर h अपॉन tan अल्फा आप ले सकते थे। अच्छा थोड़ा दूसरी जगह लिखता हूं, मुझे लगता है कि मैसअप हो जाएगा, मैस्डअप नहीं करना चाहता मैं मैस्डअप नहीं करना चाहता, हटा देता हूं, मैं अलग से इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूं दोस्त, मैं मैस्डअप नहीं करना चाहता। चलिए सो वी हैव अ फ्यू थिंग, क्या है बेटा अपने पास, कि सर अपने पास है tan ऑफ बीटा इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स।
और सर यहां पे हमारे पास है tan ऑफ अल्फा इक्वल टू एच बाई एक्स। हमें x की जरूरत है ही नहीं, तो सर इसको खत्म करते हैं। x की वैल्यू को हम ऐसे कर लेते हैं सर, दोनों जगह से हटाना है, दोनों जगह से x की वैल्यू को हमें सर कैसे भी करके खत्म करना है। तो ये चीज आ गई बेटा। सेम वे में 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी h अपॉन tan बीटा। अच्छा, यहां से जो x की वैल्यू आई है थोड़ा फटाक से उठाइएगा और यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्यों? इससे सर हमारा x तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, x जो है वो टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो दिस वुड बी 1 माइनस h अपॉन tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 इक्वल टू h अपॉन tan बीटा, ये चीज इधर आएगी दोस्त, ये चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी सर, h अपॉन tan अल्फा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों जगह से h हमारा कॉमन दिख रहा है तो फटाक से इसको ले लीजिए बाहर दोस्त। क्या बचेगा, सुनना, क्या बचेगा, 1 अपॉन tan बीटा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा, बिल्कुल बचेगा सर। अगर यहां पे एलसीएम लेते हो दोस्त, एलसीएम लेते हो, सुनना क्या हो जाएगा, h को रहते हैं बाहर, यहां से क्या होगा बेटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा tan बीटा, बिल्कुल होगा सर। अब ये tan अल्फा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, सो वी विल लेफ्ट विद tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू h टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा। और सर हमें सिर्फ h से मतलब था, सिर्फ h की वैल्यू चाहिए थी अपन को, तो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्या ये पूरी कहानी अच्छे समझ में आई दोस्त? यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, यही प्रूफ करना था अपन को। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ रही होगी कि सर यहां पे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, कि अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो दे दिया, रफ स्केच हमने बना लिया है, तो क्या यहां पे छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप में तोड़ पा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ पा रहे हैं, और ये बात अपने आप को आसानी से समझा पा रहे हैं कि कब हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस एक्स कब कहां पे होगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि दो ट्रायंगुलर शेप है तो दो अननोन को सॉल्व कर सकता है ये। अगर दो ट्रायंगुलर शेप है दोस्त तो ये दो अननोन को आसानी से सॉल्व करा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं यार, इस कहानी को और थोड़ा मजेदार बनाते हैं। लीजिए, ये सवाल बहुत परेशान करता है आपको, समझिएगा क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक इज थीटा। ये हमारे पास मान के चलो कि ये हमारा क्लाउड होता, और ये हमारे पास लेवल है भैया, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है जहां से हम इसको देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस, ये हमारे पास सरफेस है। ये जो सरफेस है भैया, अभी सरफेस कैसा है, पानी का है कि अर्थ का है, वो बाद में देखेंगे, लिखा भी होगा भैया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और लेक की बात कर रहा है तो ये वाटर सरफेस है। क्या भैया, ये पानी वाला सरफेस है। वाटर सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे ये हमारा क्या है दोस्त, क्लाउड है। ये हमारा क्लाउड है, h मीटर ऊंचा, ये हमारा क्लाउड है। अब देखना क्या लिखा है, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, वेट 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 वेट, ये h तो दिया ही नहीं है दोस्त, ये तो दिया ही नहीं है अपन को, ये तो दिया ही नहीं है। वेट वेट वेट, ये बोला कि एक पॉइंट जो हमारे इस वाटर के सरफेस से h मीटर ऊपर है, यहां से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, and that was found theta, ये हमें थीटा मिला। दोबारा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस, सरफेस से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ये सारा गेम चल रहा है भैया, इस पॉइंट से सारा गेम चल रहा है कि इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भैया, वो हमारे पास है भैया थीटा। और लिखा गया है, लिखा गया सेम वे में एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब सोचो क्लाउड है तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी के अंदर भी भैया, पानी के अंदर भी ये क्लाउड बनता है, पानी के अंदर भी ये क्लाउड बनता है। तो बोला है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दोस्त, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब मिलता है कितना बेटा, फाई के बराबर। क्या बोल रहा है दोस्त कि प्रूव करिए हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक
इज एच टाइम्स इतना। सुनना क्या है, सुनना क्या है, बहुत खूबसूरत सा फंडा बेटा। हमसे बोला है कि इस लेक के सरफेस से इस क्लाउड की जो हाइट है बेटा, इतना प्रूफ करना है अपन को। अब इसके बारे में सोचे कैसे, चले कैसे, ये बात हमें क्लियर हो ही नहीं रहा। मैं बताता हूं कैसे सोचना, कैसे चलना है। यहां से यहां तक के बीच का कुछ डिस्टेंस पता है दोस्त? नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एच। यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को मैं कैपिटल एच मान लेता हूं। हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? सर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगा। इतना सोचना ही नहीं था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस सोचो, ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच, यही तो स्मॉल एच है। अगर आप सोचो तो यही तो स्मॉल एच है दोस्त, देखिएगा यही तो स्मॉल एच है, यही तो स्मॉल एच है, देख लीजिएगा ये तो स्मॉल एच गिवन है। हाँ सर ये गिवन है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। सर क्यों निकाला इसको? क्योंकि हमें पता है कि मिरर कॉन्सेप्ट यूज करें फिजिक्स का छोटा सा फंडा, तो हम ऐसा पाएंगे कि इस वाटर लेवल से, वेट, इस वाटर लेवल से जितना ऊपर क्लाउड बन रहा है, इस वाटर लेवल से उतना ही नीचे क्लाउड बनता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हो सर कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी दोस्त, वो अपने पास कैपिटल एस प्लस स्मॉल एच होगी। जितना ये हमारे पास दूरी है, जितना ये हमारे पास दूरी है दोस्त, उतना ही दूरी ये हमारे पास आएगी। इस वाटर लेवल से, इस वाटर लेवल से जितना ऊपर क्लाउड है, उतना ही नीचे क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा। हाँ सर ठीक है, मान लिया, मान लिया ऐसा होगा। अच्छा, अब चलना दोस्त कि और क्या क्या छूट रहा है। सर यहां पे अगर इस सीन को देखा जाए तो कुछ ऐसा बन रहा है। इस पूरे सीन को समझा जाए तो ये कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस सीन को समझा जाए तो ये कुछ ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है सर। चलिए, एक तो हमारा ऐसा सीन बन रहा है दोस्त। इस सीन को और डिटेल में समझा जाए तो दूसरा कुछ ऐसा बन रहा है। इस चीज को थोड़ा बारीकी समझना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा बारीकी समझना, इस बात को थोड़ा बारीकी समझना कि इतनी सी बात को ये ऑलरेडी दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बेटा? पाई के बराबर। अब थोड़ी इस डिस्टेंस को देखेगा, किसको बेटा? यहां से लेके, छोड़िए कलर में चेंज कर लेता हूं, कलर में चेंज करूंगा थोड़ा ये वाइब्रेंटली समझ में आएगा कि यहां से लेके यहां के डिस्टेंस को एक बार देखिएगा, ये कितना आ रहा है। इस डिस्टेंस से, ये रेड जोन में इसलिए लिखा हूं बेटा क्योंकि यहीं पे पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है। यही तो है ये डिस्टेंस, देख लीजिएगा यही तो ये डिस्टेंस है। कितना हो रहा है दोस्त? h प्लस एच और ये वाला h, तो सर ये हो रहा है कैपिटल S प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल h। बाबू इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन देख लीजिएगा दोस्त कि सर इतना सा पोर्शन कैपिटल S प्लस स्मॉल h है और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यही तो ऐड करके ये बना हुआ है। तो सर बहुत क्रिस्टल क्लियर ये दिमाग में हमारे बैठ गया कि ये जो पोर्शन आएगा दिस वुड बी h प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल h। क्या इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डाउट बेटा? नहीं। यहां पे ये चीज मिसिंग है गुरुजी, तो मान लेते हैं कि ये हमारा x के बराबर होता है। यानी क्लाउड और हमारे क्लाउड और रिफ्लेक्शन के बीच की जो लाइन बन रही है, वहां से इस पॉइंट की दूरी जो है वो x मीटर है। सेम वे में इसको भी x ले लेते हैं। क्यों मैंने x की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी बताता हूं। दो सिनेरियो तो दो अननोन का खेल होगा सर, एक कैपिटल H वाला और x वाला। दो सिनेरियो बनने तो दो अननोन चाहिए अपन को सर। अब यहां से आपका पूरा का पूरा सवाल धुआंधार निकलेगा। कैसे निकलेगा? लगा दीजिए बे tan थीटा। tan थीटा लगाते ही सर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा बड़े प्यार से कैपिटल H अपॉन x। बाबू हमें क्या कैपिटल H चाहिए, वही तो पूछ रहा है कि सर ये हमारे पास आएगा कितना, ये हमारे पास आएगा कितना, वही पूछ रहा है दोस्त। क्या आएगा वही पूछ रहा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक इज, यानी सर ये पूरा पूछ रहा है कैपिटल S प्लस स्मॉल h, लेक के सरफेस से इस क्लाउड की हाइट, ये ही पूछ रहा है सर। ये हमारे पास, यही हमारे पास रिक्वायर्ड चाहिए, ये चाहिए कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो कैसे भी करके क्या हम x को एलिमिनेट करने की सोचे दोस्त, क्योंकि x की जरूरत तो है नहीं, और वैसे भी अपने लाइफ में x की जरूरत पड़ती नहीं है सर। लेम जोक हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्त, नीचे वाले सिनेरियो से सोचिए, नीचे वाले सीन से सोचिए कि अगर मान लो यहां पे
अगर आप सोचते कि tan फाइव कितना बेटा, tan ऑफ फाइव को लेकर सोचते, क्योंकि गेम देखो tan फाइव और tan थीटा में खेला है, ठीक है सर समझ लिया हमने। तो tan फाइव के लिए क्या ये इसके अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, और बेस x, तो सर यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास h प्लस ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाई tan ऑफ फाइव। क्या ये भी बात समझ में आई दोस्त? हाँ, हमें जब x की जरूरत है ही नहीं तो सर उसको हटा देते हैं कैसे भी करके। पहले और दूसरे से क्या करेंगे दोस्त, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि h अपॉन tan थीटा, सॉरी tan थीटा है दोस्त, tan थीटा है, h अपॉन tan थीटा इक्वल टू h प्लस ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाई tan फाइव। हाँ सर ये बात निकल कर आएगी। थोड़ा और सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ा और सॉल्व करने की जरूरत है। कैसा सॉल्व करना है सुना दोस्त, h अपॉन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन tan फाइव प्लस 2h अपॉन tan फाइव। देखिएगा, हाँ सर ये दोनों कॉमन है तो एक साइड लाते हैं, h अपॉन tan थीटा माइनस h अपॉन tan फाइव इक्वल टू 2h अपॉन tan फाइव। हाँ गुरुजी इतना होगा। अब देखिए h को कॉमन ले लेते हैं दोस्त, तो यहां से अगर एलसीएम भी लगे हाथ लोगे तो कुछ ऐसा होगा, tan फाइव माइनस tan थीटा अपॉन tan फाइव इंटू tan थीटा इक्वल टू 2h अपॉन नीचे क्या है बेटा, tan ऑफ फाइव है। बहुत सुंदर, tan फाइव से tan फाइव तो टाटा बाय बाय। तो ये जो कैपिटल H आया कितना आ गया दोस्त, 2h, और यहां से ये जाएगा बेटा tan थीटा ऊपर डिवाइडेड बाई tan फाइव माइनस tan थीटा। लेकिन क्या एक्चुअल में आपको h की जरूरत थी? क्या एक्चुअल में आपको h की जरूरत थी? नहीं भैया, स्मॉल h की जरूरत थी, स्मॉल h की जरूरत थी। चलिए भैया फाइनल चलते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट, जो अपन को चाहिए उस पर चलते हैं, रिक्वायर्ड हाइट पे चलते हैं। तो सर ये चाहिए था अपन को कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कैपिटल H की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2h tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई tan फाइव माइनस tan थीटा, और यहां से h को जोड़ दीजिए। h कॉमन है तो ले जाइए बिल्कुल बाहर, बचेगा क्या उस पर नजर मारते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई tan फाइव माइनस tan थीटा, और यहां पे प्लस 1। थोड़ा एलसीएम लीजिएगा दोस्त, थोड़ा एलसीएम लीजिएगा, 2 tan थीटा प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो tan फाइव माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan फाइव माइनस tan थीटा। अच्छा तो सर ये हो जाएगा h टाइम्स 2 tan थीटा में tan थीटा निकालिए बेटा, तो ये बचेगा tan थीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाई tan फाइव माइनस tan थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था दोस्त, देख लीजिएगा, यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिएगा दोस्त, देख लीजिएगा दोस्त, यही प्रूफ करना था। तो सवालों में कॉन्सेप्ट को ना लगाने का जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होगा। चलिए इस कहानी को थोड़ा आसान करते हैं, समझते हैं कि सर अगर ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे, घूमने लगे तो क्या करेंगे सर, ऑब्जर्वर अगर घूमे तो क्या करेंगे। सिंपल सा फंडा यही यूज करना दोस्त, बहुत सिंपल सा फंडा, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या सर डिस्टेंस को जो कवर करेगा स्पीड इनटू टाइम। ये लास्ट वाले पे नजर मार लीजिएगा। एक सवाल से इस पूरी कहानी को आसान करता हूं, सुनना सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। भैया एक टावर है बहुत, उसके टॉप का किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। अब बोला क्या है, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। भैया ये जो ऑब्जर्वर है 20 मीटर आगे चला गया, तो बोला कि अब जो पॉइंट बन रहा है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीज बाई 15 डिग्री, तो 30 में 15 बढ़ा दीजिए भैया 45 डिग्री। सर कुछ नहीं, सवाल बहुत पुराना है, सेम सीन है क्या, कि ये हो गया हमारे पास h
और सर जो कुछ नहीं बचा खुचा वो x मान लेते हैं। दो सीन बनेगा सर, एक सीन यहां से बनेगा कि ये x है, ये h है और ये 45 है, और दूसरा सीन जो बनेगा गुरुजी वो कुछ ऐसा बनेगा क्या कि ये h है, ये 20 प्लस x है और ये 30 डिग्री है। देखना यही सीन बनेगा, देखिएगा बेटा tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई एक्स, या सर 1 इक्वल टू h बाई एक्स। तो सर x की वैल्यू को हम h के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से चलते हैं दोस्त, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपन 20 प्लस एक्स। अच्छा कहीं से भी x की जरूरत है नहीं, हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो x की जगह पे h लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस h। चलिए 20 प्लस h इक्वल टू रूट 3h, बताना ये बात समझ में आई। तो सर h, अब ये देखो ये इधर जाएगा, तो 20 इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 टाइम h, तो h की वैल्यू ले जाइए बेटा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगा फाइनल जवाब। कैसे आया आप खुद देख लीजिए दोस्त, कैसे आया आप खुद देख लीजिए कैसे आया। मैं यार कुछ अच्छे सवाल करा दूं, ये मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छे सवाल में मजा आएगा। ओके देखता हूं यार, शायद कुछ बेहतर सवाल मिल जाए, एक आखिरी सवाल बेहतर सा सवाल। चलिए, और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, भैया एक हाईवे है और ये खत्म कहां पे होता है, एक टावर के फुट पे, यानी इसके आखिरी पैर पे। चलिए, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, भैया यहां पे एक आदमी को खड़ा करा दिया गया। अब बोला क्या है, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ये देखता है कि एक कार है जो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे दिख रहा है। कितने पे बेटा 30 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब भैया यहां पे जो कार है, यहां पे जो कार है, यहां पे जो कार है ये टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब बढ़ रही है। अरे सिंपल सा फंडा भैया, इनको पढ़ा है, इनको लग रहा है कि ले आके जो टावर है उसके पैर में ठोक दे भैया, और आदमी वहां पे बैठ के मजे ले रहा है। चलिए भैया हम लोग भी थोड़े मजे लेते हैं, यहाँ पे आदमी जो बैठा है यहाँ पे भी हम लोग बैठ के देखते हैं कि क्या खेल चल रहा है। बोला है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद भैया कार तो मूव करेगी तो कहीं ना कहीं पहुंच गई होगी यहां पे, 6 सेकेंड बाद यहां पे पहुंची, तो बोला कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके अब 60 डिग्री हो गया दोस्त। अच्छा कितने में दोस्त 6 सेकेंड में, 6 ही सेकेंड में यहां से यहां पहुंच गई है। तो पूछा क्या है, सुनते हैं भैया। बोला है कि अब बताइए कि जो कार है वो कब तक इस टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, यहां पे ले जाके ठोक देगी भैया, और टाटा बाय बाय, खत्म, खेल खत्म। चलिए सर यहां पे तो बहुत सारा चीज अननोन है, स्पीड पता नहीं क्या क्या, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या लगाए क्या छोड़े क्या लगाए, कुछ नहीं बेटा। क्या इसके बारे में हमें हाइट के बारे में पता है, नहीं, ये हाइट कहीं से भी दिया बेटा, देख लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड टू अ फुट ऑफ टावर, टावर की हाइट कुछ नहीं दी है सर। चलिए कोई बात नहीं, अब ये दो सिनेरियो बन रहे हैं, दोनों सिनेरियो को मैं डाउनलोड करता हूं भैया यहां पे फटाफट से, फिगर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया मैंने दोस्त। देखिएगा ये मैंने मान लिया कि h के बराबर होता, ठीक है गुरुजी। 6 सेकेंड के अंदर हमें नहीं पता कि कितना दूरी चली, तो मैंने माना कि x मीटर चला, और यहां से यहां तक की बची खुची जो दूरी थी बेटा वो मान लेता कि y मीटर होता। ये दो चीजें मैं ले रखा हूं, दो चीजें ले रखा हूं दोस्त, कि ये x मतलब 6 सेकेंड के अंदर तय की गई दूरी x, और भैया जो बची खुची दूरी और रह गई थी वो y। आगे बढ़ते भैया यही फंडा लगाते हैं कि ये y हो जाता है गुरुजी, h मीटर हाइट टावर है, 60 डिग्री का एंगल। अब देखना अगर ये पूरा 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी 60 डिग्री। अगर ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है दोस्त, तो वही पुराना फंडा, ये 30 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखो कितना खूबसूरत सा ये पूरा सवाल बनेगा, मजा बहुत आएगा। इस सवाल को अगर आपने समझ लिया तो समझ लेना कि बस काम खत्म। इसमें कहानी tan वाला लगाइए, tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन वाई, 60 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री इक्वल टू h अपॉन वाई। सारा गेम जो है दोस्त वो हमारे हाइट को निकालने का है ही नहीं, सारा गेम जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमें इससे इंटरेस्ट है कि ये कितनी दूरी तय करेगा। पूछा भैया फाइंड द टाइम, तो टाइम तो तब निकलेगा ना जब ये दूरी पता हो, यानी y में इंटरेस्टेड है न कि x में। तो सर h वाला जो पोर्शन है, ये जो h है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करें भैया, h की वैल्यू को, क्या मैं h की वैल्यू को रूट 3 टाइम्स y लिख सकता हूं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, क्योंकि एच में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हाइट ऑफ टावर में इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। हमें तो सर ये हमें टाइम निकालना है, और ये टाइम कब निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो स्पीड तो सर कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अब सुनना दोस्त, इसमें लगाइए tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। सर ये कितना हो जाएगा? 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या हमें x से मतलब है? नहीं गुरुजी। तो सर सिंपल सी बात कहें तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी h√3, या यू कहें x की वैल्यू हो जाएगी h√3 अपॉन वाई। बताइएगा दोस्त, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ। स्पीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गुरुजी। तो चलना दोस्त, बताना कि 6 सेकंड में अगर वो x मीटर दूरी तय करता है, 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है बेटा? 6 मीटर। तो स्पीड कितनी हो गई दोस्त? स्पीड तो गुरुजी अपने पास आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना आ गया। बहुत बढ़िया। तो y मीटर दूरी तय करने के लिए बचा खुचा वही बच गया बेटा, इसके लिए टाइम कितना लगेगा? तो सर टाइम होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है गुरुजी। ये हमारे पास टाइम होता है, बताना दोस्त, यही टाइम होता है। हाँ सर। डिस्टेंस कितना है दोस्त? सर y मीटर की दूरी बच गई है, और स्पीड कितनी आ रही है? x/6। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आ रहा है दोस्त x/6। तो क्या मैं इसको 6y/x लिख सकता हूं? बिल्कुल गुरुजी। अरे एक मिनट बाबू, एक मिनट, ये क्या खेल चल रहा है? ये क्या खेल चल रहा है कि सर x की वैल्यू तो h√3/y है। क्या है दोस्त? x की वैल्यू तो h√3/y है। बताना दोस्त, ये सारा गेम चल रहा है। क्या है दोस्त? h की वैल्यू x√3/y है। अच्छा, और ये जो h है, ये जो h है वो √3y है। कितना है दोस्त? √3 टाइम्स y है। अच्छा, h कितना बेटा? √3 टाइम्स y के बराबर खुद है सर। यहां पे ये गेम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये हुआ है दोस्त, मिस्टेक ये हुआ है, माफ करिएगा, माफ करिएगा दोस्त। भारी मात्रा में मिस्टेक ये हो गया, हैवी मिस्टेक हो गया कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही थी बेटा, वो आ रही थी h√3, x प्लस वाई की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू जो आ रही थी बेटा, वो आ जाएगी h√3 माइनस वाई। ये चीज आएगा दोस्त, देखिएगा मैं थोड़ा छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, अभी यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा। दो सीन हो रहे थे क्या दोस्त कि 6 सेकंड में सर x दूरी तय कर रहा था, स्पीड हमें यहां से फटाफट से लिख लेते हैं। स्पीड कितनी होती है दोस्त कि सर स्पीड जो आता है वो हमारे पास आता है डिस्टेंस कितना तय कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया हुआ है, इतने सेकंड हमारा ये स्पीड आ जाएगी। अब इससे हमने दो सिनेरियो ड्रॉ किए बेटा, ये h और ये x। तो ये कितना हो जाएगा? h और ये x प्लस वाई। तो भैया tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 हो जाएगा सर h अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? h प्लस √3। हाँ सर। इस सिनेरियो से देखा जाए तो tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन वाई। तो सर यहां पे अगर ध्यान से सोचा जाए तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? ये √3 होता है तो √3 y के बराबर। सर ना तो हमें h से मतलब है, ना तो हमें x से मतलब है, पूरा फोकस y पे चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस निकल गया तो स्पीड के साथ सर इसका फंडा लगेगा, तभी वो टाइम आएगा। तो हमने क्या किया दोस्त, यहां पे थोड़ा उलट फेर करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा सर जी। कैसा दिमाग? इन दोनों कहानी को पहले फटाफट से पकड़ो, इन दोनों कहानी को फटाफट से पकड़ो कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x प्लस वाई की वैल्यू h√3। कितना आ रही है दोस्त? h√3। इतनी सी बात समझ में आ रही है। और यहां से h की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? √3y आ रही है। h की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? √3 टाइम्स y आ रही है। क्या इतना सा बात समझ में आया बेटा? ले जाके पटकिएगा यहां पे कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h की जगह पे कितना बेटा? √3y है, और इसका मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ ऑलरेडी किया गया दोस्त, ये इसकी वैल्यू है, देख लीजिएगा।
तो सर x प्लस वाई तो बड़े प्यार से यहां पे दिखने लगा 3y के बराबर, या सर x की वैल्यू कितनी आ गई 3y माइनस वाई मतलब 2 टाइम्स y। ओ भाई साहब मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। स्पीड जो अपने पास आया था दोस्त वो कितना आया था x अपॉन 6। हाँ सर, y डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा यही हमें चाहिए था। तो हमें पता सर टाइम जो होता है वो अपने पास आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें y तय करनी है सर, स्पीड हमारे पास दिया है x अपॉन 6, यानी सर ये हो जाएगा 6y अपॉन x। एक मिनट, x की वैल्यू तो 2y है गुरुजी, x की वैल्यू तो 2 टाइम्स y है। 3 सेकेंड ले जाइए दोस्त। तो घुमा फिरा के कैसे भी हमने क्या किया दोस्त, इस पूरे कहानी को पलट दिया। समझ में आया क्या दोस्त? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एक सवाल मैं दे देता हूं होमवर्क में, जरूर से ट्राई करिएगा, जरूर से ट्राई करिएगा दोस्त इसको, बहुत सिंपल सा फंडा इसके पीछे का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एओटी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार से आपके मोस्ट डिमांडेड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते बस किसी का दिल मत दुखाइए। तब तक के लिए सर गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।